हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं ओ सदा नीरा यानी चैप्टर 7, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो आइए चैप्टर पर जाने से पहले जो है इनका परिचय जान लीजिए, क्योंकि परिचय से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए परिचय समझिए। यानी आपका पाठ है ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यानी ये पाठ ऐसा है बच्चों, यानी गंडक नदी को निमित्त बनाकर इस पाठ को जो है अपने बीच जो है रखा गया है। लेखक जी ने जो है इसका जो है इस ओ सदा नीरा नामक निबंध का जो है लेखन करके प्रस्तुत किया है। और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि चंपारण क्षेत्र में जितनी सारी घटनाएं घटित हुई थी, उसके बाद जो बाढ़ आया था, उसके बाद बापू ने और कई सारे लोगों ने वहां पे रह के क्या क्या काम किए थे, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है, जो कि गंडक नदी को निमित्त बनाकर किया गया है। वैसे तो बच्चों ओ सदा नीरा का मतलब होता है गंगा, लेकिन यहाँ पे निमित्त बनाया गया है गंडक नदी को। तो आइए सबसे पहले जो इसके लेखक हैं, निबंधकार हैं, जान लीजिए। निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन है आपके लेखक? माथुर जी, जिनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी। याद रखिएगा इसको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। और निधन हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान था शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे देख लीजिए जन्म स्थान इनका जो है शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश यानी राज्य में। ठीक है, और इनकी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा MA अंग्रेजी से, MA किस चीज से किए? अंग्रेजी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कब पास हुए थे? 1941 में। और MA जो है आपको किस विषय से किए थे और कहाँ से किए थे? ये सब याद रखने की चीज है, याद रखना पड़ेगा। कहता है प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, फिर जो है आगे की पढ़ाई के लिए ये अमेरिका गए, और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। यानी वहां से जब आए तो आने के बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए, यानी बने। आगे है, कहता है कार्य मतलब क्या कि आने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किया। ठीक है, पहले तो शिक्षा सचिव बने हुए, उसके बाद कार्य। सन 1944 ईस्वी में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव, बिहार का सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। यानी वैशाली महोत्सव का नाम आप लोग सुने होंगे, जो बिहार का जो है प्रसिद्ध उत्सव, सांस्कृतिक जो है उत्सव माना जाता है। यानी इसका बीजारोपण जो है 1944 ईस्वी में किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, यानी ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक का भी जो है ये पद संभाले, काम किए। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जहां से प्रसारण की जाती थी, हम आपको मतलब जानकारी दी जाती थी। जैसे पहले क्या था, रेडियो का जमाना था, तो जो भी प्रसारित किया जाता था तो उसमें जो है उन्होंने क्या काम किया, आपको जो है सलाहकार के रूप में, यानी वहां पे उस प्रसारण मंत्रालय में जो है सलाहकार के रूप में, यानी सलाह देने के लिए जो है वहां पे वो काम किया करते थे। आगे है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े रहे। सम्मान, अब इनको सम्मान क्या क्या मिली थी? तो सम्मान मिला था बच्चों विद्यावारिधि की उपाधि। किस चीज की? विद्यावारिधि का मतलब विद्यावारिधि की उपाधि से इनको विभूषित किया गया, यानी सम्मानित किया गया। किनको? माथुर जी को कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कितने पुरस्कार कुल मिले? 3, जिसमें पहला क्या था? विद्यावारिधि, दूसरा क्या था? और तीसरा क्या था? पुरस्कार। याद रहेगा ना?
चलिए आगे है कृतियां। अब इनके द्वारा रचा गया कृति जो है क्या क्या था, रचनाएं क्या क्या थी। 1936 में प्रथम एकांकी, उनकी प्रथम एकांकी थी मेरी बांसुरी का 1936 में। उसके बाद का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन के बाद 5 एकांकी नाटकों का संग्रह। कितना नाटक? 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा, जो उन्होंने 1946 में प्रकाशित, ठीक है, 1946 में जो है प्रकाशित किया गया। उसके बाद कहता है कि ओ मेरे सपने कब? 1950, 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, ठीक है। अब ये भी नहीं दिया है कि बस 46 है, अब 46 में किस माह में है वो नहीं दिया है, बट ये समझ लीजिए कि 1 साल पहले हो या 6 महीना पहले हो या जो हो। 1946 में प्रकाशित। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, यानी आजादी के बाद। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी और कोणार्क कब? 1951 में। बंदी 1954 में। शारदिया 1959। पहला राजा 1969। दशरथ नंदन 1974। वाह, लगातार है। कहता है कुंवर सिंह की टेक 1954 और गगन सवारी 1958 के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, यानी एक है 10 तस्वीरें, उसके बाद है कि जिन्होंने जीना जाना, यानी उन्होंने 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। देख लीजिए सारा का सारा रचना जो है इसका बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे है रेखा चित्र और संस्मरण है परंपराशील नाट्य, जो 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है और बहुजन संप्रेषण के माध्यम जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक, यानी विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है। देख लीजिए इतना सारा रचना, और इन रचनाओं में कोई रचना किसी से कम नहीं है। आगे कहता है जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक थे। प्रतिभाशाली का मतलब समझते हैं? काफी इंटेलिजेंट, प्रतिभा संपन्न, यानी किसी गुणों की उनमें कमी नहीं, जो एक गुण होना चाहिए एक विद्वान में। करता है इसमें कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। तो कहते हैं प्रशासक थे, उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था, यानी थे तो यूपी के, लेकिन कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार, यानी बिहार में कार्य करते थे। और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। मतलब साहित्य संस्कृति के संसार में, यानी साहित्य की दुनिया में, जो हिंदी साहित्य की दुनिया है उसमें जो है, कहता है उस संसार में जो है बिहार की विशिष्ट प्रतिभा, यानी बिहार में विशिष्ट दर्जों में जो है इनका दर्जा है। कहता है कि रूप में जाने जाते हैं। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। आधारभूत मतलब जिसको जड़ कहते हैं, ठीक है। कहता है नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। और कहता है कि उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना, यानी सकारात्मक चेतना, सक्रिय मतलब जो हमेशा प्रेजेंट हो किसी काम के लिए। तो कहता है सक्रिय चेतना, यानी होता है ना कि कोई काम ढिलाई सिलाई से होता है, मतलब इसे टाइम पास कर करके जैसे तैसे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या था कि सक्रिय चेतना, यानी किसी काम को करने के लिए वो लगते थे तो उस काम को एकदम कंटिन्यू करते रहते थे, यानी जब तक खत्म नहीं हो जाए, सक्रिय रहते थे, एक्टिव रहते थे। तो कहता है कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं, यानी इसकी नाटक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच में वो बात उसमें है कि नहीं। आगे कहता है मंचन और अभिनेयता की दृष्टि से, मंचन हो गया मंच, अभिनेता हो गया एक्टिंग करना, कहता है उसके दृष्टि से सफल मानी जाती है, यानी वो खुद एक्टिंग नहीं करते थे, उनकी जो रचना है। तो कहता है कि वो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा अपेक्षित रूप से सीमित और छोटा है। उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा
करते हैं, या तो वो अध्ययन करते हैं या तो वो कल्पना करते हैं और इसके माध्यम से वो उस चीज को पूरा करने का काम करते हैं। हम जैसे पहले ही दे दिया था कि सक्रिय चेतना, यानी या तो वो अध्ययन करे या तो वो कल्पना करे। तो जितने सारे लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो अध्ययन करेंगे या तो चिंतन करेंगे या कल्पना करेंगे, और तब जाके उसको जो रचना है वो रच डालते हैं। तो कहता है किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। संकीर्णता मतलब क्या? वो छोटापन, कहते हैं ना संकीर्ण सोच का व्यक्ति, यानी छोटा सोच का व्यक्ति। तो यहाँ पे संकीर्णता मतलब हो गया कि कोई ऐसा चीज नहीं है उनके रचनाओं में, उनके साहित्य में जिससे छोटापन का महसूस हो। कहता है कि कहीं नहीं है। इसके बाद कहता है कि बदले विस्मयजनक रूप में, इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है। और ये विस्मयजनक जो रूप है आपको देखने को मिलेगा सदा नीरा पाठ में, कि सच में आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सच में एक एक घटनाएं घटित हो रही है, विस्मित कर देगा। एक पंक्ति के बाद एक जो है दूसरा पंक्ति आएगा तो कुछ नया चीज देखने को मिलता है जो आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहता है कि एक संवेदनाशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। यानी इसकी यही खूबी है जो उसके साहित्य को ऊंचे स्थान पर ले जाके रखा हुआ है, यानी ऊंचा स्थान है इनके साहित्यों का, इनके रचनाओं का। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था। कब? याद रहेगा ना, प्रश्न आ जाएगा कि माथुर जी ने लिखना कब प्रारंभ किया था, तो चौथे दशक। तो यहाँ पे कहता है कि चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। ठीक है, उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। कहता है तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि, सुव्यवस्था मतलब सुंदर तरीके से व्यवस्थित हो, सजा हुआ हो, सुरुचि, और कलात्मक यानी कलात्मक तरीके से, अच्छा से सजे हुए तरीके से। कला यानी क्या? देखने से ही मन खुश हो जाए। कहता है ना बड़ा कला है इसके इस सजावट में, यानी कलात्मकता को आवश्यक मानते हैं। और सौंदर्य प्रियता और लालित्य बोध, यानी लालित्य बोध मतलब सुंदरता, मनोहर, और सौंदर्य मतलब तो समझ में करते हैं। कहता है सौंदर्य प्रियता और लालित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे, यानी वो जो कुछ भी करते थे, जो कुछ भी रचते थे, तो इतना सारा गुण उनके रचनाओं में होता था, उनके कामों में होता था। तब लोग शायद इनके रचनाओं को पढ़ के इतना सारा भाव उनके मन में क्या हो जाता था? उत्पन्न हो जाता था। कहते हैं कि इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है, तथा उनके संस्मरण यानी फिर से उसको याद किया पिछली बातों को। तो कहता है संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं ये संस्मरण किन व्यक्तियों के हैं और उनके किन गुणों, प्रसंगों अथवा व्यक्तित्व चरित्र के पक्षों को लेखक स्मरण करता है। स्मरण करने की शैली यानी उसको याद करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत दिलचस्प है। सही बात है, ये जितना कुछ आप समझ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आगे जब चैप्टर पे जाएंगे तो सच में पता चलेगा कि जितनी सारी बातें पीछे दी गई थी वो चैप्टर में आपको मिलेगा। है तो निबंध, यानी ओ सदा नीरा है निबंध, लेकिन पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं निबंध है। जैसे कि लेखकों में सबसे जो है मुझे प्रिय है रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार के ही हैं। कहाँ के? सिमरिया के। ठीक है, मुझे सबसे प्रिय है वही है, इसलिए है कि उसकी भी रचना ऐसी होती है कि कविता पढ़ो तो जोश तो आ ही जाता है, वो देशभक्ति वाली फिल्म, प्लस उसका निबंध भी पढ़ो ना तो जैसे मन एकदम झूमने लगता है। जैसे मैं 10th में आप लोग पढ़े होंगे ईर्ष्या तू न गई मन से, पढ़े होंगे 10th में, याद भी है कि नहीं? जो संस्कृत रखे होंगे उसको तो नहीं पता होगा, संस्कृत का हिंदी अलग है। मैथिली रखे होंगे तो ईर्ष्या तू न गई मन से है निबंध, लेकिन पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब एकदम आनंद आ जाता है। होता है ना वकील से और क्या कहते हैं बीमा एजेंट से जो टक्कर होता है, एक वो जलते रहते हैं उससे, बीमा एजेंट से वकील साहब उसकी तरक भरक से जलते रहते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा, हाँ इसका मतलब पढ़ा है। कितना अच्छा दिलचस्प है ये, मतलब उनका निबंध, कोई नहीं कहेगा कि वो निबंध है। तो ये कला सब में नहीं होती कि हम इस तरह रख नाटकों के बीच कि लोग पढ़ते पढ़ते उसमें डूब जाए, ऐसा गुण सब में नहीं होता है। तो कहता है कि यह सब देखना बहुत दिलचस्प है, इसलिए भी कि इससे लेखक के अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है
और आगे कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, यानी ललित मतलब सुंदर मनोहर, कहता है व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध, रम्य मतलब जो रमणीय हो, ठीक है, कहता है कि भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है, यानी ये निबंध आपको हो गया व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण, यानी एक है इसकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। यानी ये जो आगे सदानीरा आप पढ़ेंगे, पूछ देगा क्वेश्चन, ये आ जाएगा कि ओ सदानीरा पाठ कहाँ से संकलित है, तो याद रखना पड़ेगा आपको, बोलते क्षण से संकलित है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कहता है ये यहाँ प्रस्तुत है, यानी ओ सदानीरा पाठ प्रस्तुत है, कहता है जिसमें उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदानीरा गंडक को निमित्त बनाकर, किसको निमित्त बनाकर, गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखलाई पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहने को तो ये निबंध पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि उसके किनारे की जो संस्कृति है, मतलब उसके किनारे पर जो रहने वाले वासी हैं, लोग हैं, उसका रहन सहन, खान पान, यानी उसके जीवन के बारे में एक एक घटनाओं को आप समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए कहता है कि संस्कृति और जीवन प्रवाह कि जैसे लगता है कि सच में गंडक की तरह वो भी क्या हो रही है, बहती चली जा रही है। जीवन भी तो एक तरह से बहना ही है, जीवन का नाम क्या है, बहना। जिस तरह जल बह रहा है, मेरा जीवन भी कहीं रुका हुआ है क्या, वह भी बह रहा है समय के साथ साथ, और एक दिन उसका रुक जाता है, अंत हो जाता है। जल की धारा तो शायद नहीं रुकती, हाँ समुद्रों में जाके, बड़े बड़े महासागरों में जाके मिल जाती है। उसी तरह हम लोग भी क्या होते हैं कि अंतिम अवस्था में आते हैं तो हम लोग भी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहता है कि गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखलाई पड़ता है। अमृतलाल वेगर जी हैं, बहुत बड़े, ये भी जो है कवि हैं, बहुत बड़े विद्वान है। वो कहते हैं, पानी पे कह रहे हैं, क्योंकि ओ सदानीरा पाठ जो है गंडक नदी को जो है आपको निमित्त करके जो है इसको प्रस्तुत किया गया है। वैसे ओ सदानीरा का मतलब क्या होता है, गंगा। गंगा नदी का पर्यायवाची रूप है सदा नीरा, लेकिन यहाँ पे निमित्त किसको बनाया है, गंडक नदी को। तो जल पे जो है ये अमृतलाल वेगर जी, ठीक है, बेगर भी नहीं, वेगर, अमृतलाल वेगर जी जल पे कुछ पंक्तियां रखे हैं। देखिए क्या है, कहता है अजीब है यह पानी, पानी को कह रहे हैं कि अजीब है यह पानी, क्या पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। कितनी अच्छी पंक्ति है कि पानी देख लो, पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन उसमें गुण देखो कितनी है, गुणवत्ता कितनी है कि वह इंद्रधनुष के समस्त रंगों का जो है वो क्या कर सकता है, रूप धारण कर सकता है। और कहता है इसका अपना कोई आकार नहीं, यानी जल का कोई आकार भी नहीं, कहता है पर असंख्य आकार को ग्रहण कर सकता है। असंख्य मतलब क्या, जिसको आप गिन भी नहीं सकते। देख लो, रंग नहीं है लेकिन इंद्रधनुष का रंग का रूप धर सकता है। कोई आकार नहीं है लेकिन असंख्य आकार का जो है रूप धर सकता है। कहता है इसकी कोई आवाज नहीं, जल की कोई आवाज भी नहीं, पर वाचाल हो उठता है, यानी जब बोलेगा ना, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, तो कहता है पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। यानी कोई आवाज है नहीं, लेकिन जब वाचाल बनेगा, यानी बाढ़ आती है तो हम लोग देख लेते हैं कि उसकी आवाज कितनी भयानक होती है। तो कहता है कि इसका भयंकर वज्र निनाद, ठीक है, दूर दूर तक गूंज उठता है। बाढ़ आई होती है तो कभी सुने हैं बाढ़ की आवाज, जब पानी एकदम तीव्र गति में बहता हुआ जाता है तो कैसा आवाज निकलता है, या फिर ऊपर से भी अगर टीले से, झरने से नीचे गिरे तो किस तरह, या फिर समुद्र के किनारे भी जाइए जब लहर उठती है तो कैसा आवाज आता है। तो यहाँ पे कहता है कि देख लीजिए इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक क्या उठता है, गूंज उठता है। गतिहीन है, कहता है पर गतिमान होने पर, यानी एक जगह स्थिर भी है लेकिन जब गतिमान हो गया, यानी जब चलने लगा, कहता है होने पर तीव्र वेग धारण करता है। ऐसा तीव्र जो बड़ा बड़ा महल को भी
जल में वो क्या करता है, बहा के ले जाता है। अभी तो कहता है इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है जब वाचाल होता है तो। फिर कहता है गतिहीन है पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा, इतनी ऊर्जा जिसका आप हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कहता है का स्रोत बन जाता है उसके शांत रूप को देखकर, यानी उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यान अव्यवस्थित ध्यानाव्यवस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भय आक्रांत हो जाते हैं। यानी क्या, शांत रूप देखते हैं तो हम लोग भी ध्यान व्यवस्थित, मतलब क्या, एकदम ध्यानोचित्त हो जाते हैं, उसकी तरह शांति से रहना सीखते हैं। लेकिन जब उसका उग्र रूप देखते हैं तो भय आक्रांत, यानी भय से डर जाते हैं जब उसका उग्र रूप देखते हैं तो। कहता है जीवन दायिनी वर्षा के रूप में वरदान, देख लो वर्षा के रूप में ये जल क्या है, वरदान है। कहता है वरदान बनकर आता है तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। जो तो कहता है जल तांडव भी रचता है, अजीब है यह पानी। अच्छी लगी, कितनी अच्छी जो है पंक्ति है। तो चलिए परिचय खत्म हो गया और विश्वास है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो समझ जाते हैं तो कम से कम कमेंट में अपना विचार जो है, अपनी राय दिया कीजिए, जो आप लोग करते नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं कि नहीं। जो नए बच्चे जुड़े हैं या अभी जस्ट देख रहे हैं, तो मैं बस यही कहूंगी कि कमेंट में जो कुछ भी है, आपका सुझाव सलाह या आपका जो विचार है लिख भेजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पाठ है ओ सदानीरा वो मैं जब अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला चित्र लेकर। धन्यवाद।